संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसमें भाग 3 के 14 से 18 तक के जो अनुच्छेद हैं वो नागरिकों को समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कानून के समझ जो है वो सभी बराबर हैं और कानून को जो है वो कानून के अकॉर्डिंग सबको जो है वो समान संरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध है। इसमें क्लॉज 1 कहता है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। दूसरा क्लॉज कहता है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद 3 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध राज्य बना सकती है, वो किसी के अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा, बल्कि ये उन्हें, क्योंकि ये पिछड़े हैं इसलिए उनको लेकर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 4 जो है वह पहले संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो है वो जुड़ी गई है। इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यह अनुच्छेद जो मतलब 15वां जो अनुच्छेद है वह और 29 जो का खंड ख कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये जो है वो संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है, उसको लेकर ये कहता है कि ये दोनों का कोई भी बात जो है वो राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को कि किन्हीं भी वर्गों को उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसे संविधान के पहले संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है। अब है 5वां क्लॉज। इसे जो है वह 93वें संविधान संशोधन 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जो है वो जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की बात 19(1) के खंड 1 का उपखंड 6 कहता है कि कोई 6 जो है वो किसी वृत्ति, उपजीविका या व्यापार और कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है। उसकी कोई भी बात जो है वो राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहाँ तक ऐसे उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट
अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में खंड 1 में कौन से निर्दिष्ट किए गए हैं? तो निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन आधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। तो उसमें जो निर्दिष्ट किया गया है, अल्पसंख्यक संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं हो, के प्रवेश से संबंधित है। इसे जो है वो 93rd अमेंडमेंट हुआ था संविधान का 2005 में, उसके थ्रू जोड़ा गया है। क्लाउज 6 जो है वह 103वां संविधान संशोधन किया गया था 2019 में, उसके द्वारा जोड़ा गया है। इसमें भी बोला है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1, वही आजीविका, वृत्ति एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2, 29 का खंड 2, वही राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली कोई भी शिक्षा संस्था में प्रवेश से संबंधित जो नागरिकों को वंचित नहीं किया जाएगा, उससे रिलेटेड है कि कोई भी बात राज्य को खंड 4 और 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न, मतलब जो अनुसूचित जाति और जनजाति को का जो उल्लेख किया गया है, और भी जो जातियों का उल्लेख किया गया है 4 और 5 में, उससे भिन्न अगर कोई ऐसे नागरिक हैं जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, उन वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और 4 और 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से वहाँ निवारित नहीं करेगी, जहाँ तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता नहीं पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दिशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक वर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अधीन होंगे। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक लाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय अधिसूचित किए जाएंगे। जो 103वां जो संशोधन किया गया है 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को आरक्षण देने के संबंध में, उसमें जो है वो राज्य जो है वो समय समय पर निर्धारित करेंगे कि कौन से जो हैं वो लोग आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता को लेकर प्रावधान करता है। इसमें पहला क्लाउज कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। दूसरा क्लाउज कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उससे विभेद किया जाएगा। तीसरा क्लाउज कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उनमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। तो इसको जो है वो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया है। चौथा क्लाउज कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में प्राप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब पिछड़े वर्ग के कोई भी अगर नागरिक हैं तो उनके पक्ष में प्रतिनिधित्व का निर्धारण कर सकती है राज्य,
नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के संबंध में। इसी को लेके आगे विस्तारित किया गया है, जो कि आगे जो इसका विस्तार हुआ था 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य की अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसी संदर्भ में जो है वो तीसरा एक और संशोधन किया गया, जो कि 85वां संशोधन था 2001 में। इसमें कहा गया कि इसमें किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिमाणिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में भी आरक्षण का उपबंध कर सकती है। मतलब कि अगर ज्येष्ठता वरिष्ठता क्रम जो होता है उसमें अगर कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व कम है, तो प्रोन्नति के मामले में भी आरक्षण को लागू किया जा सकता है। चार ख क्लाउज, इसे जो है वो 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 और 4 क के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्षीय वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी, और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है कि अगर पिछले कोई रिक्ति निकली है जिसमें कि किसी विशिष्ट वर्ग को जो है आरक्षण प्राप्त था और उनकी रिक्तियां जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पाई है, मतलब उस पर रिक्ति नहीं भरी गई है, तो जब अगला जो नियोजन आएगा उसमें जो है उन रिक्तियों को जोड़ा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि उन रिक्तियों को जोड़ा जाएगा और उन जो रिक्तियां खाली रह गई हैं वो रिक्तियां पहले से जो आरक्षित थी वो आरक्षित ही रहेंगी। उनको जो है वो जो नेक्स्ट जो आरक्षण की जो हमारी सीमा है 50%, उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि वो प्रीवियस रिक्तियां जो नहीं भरी गई थी वो जिनके लिए रिजर्व थी वो रिजर्व ही रहेंगी, मतलब आरक्षित रहेंगी। ये जो है वो 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया है। इसका 5वां क्लाउज कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का हो। अनुच्छेद 6 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्याधीन खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब कि जो 50% का आरक्षण है उसके अलावा जो 50% जो है वो अनारक्षित में श्रेणी में निकलते हैं, जनरली जो भी रिक्तियाँ निकलती हैं, तो उन 50% में से जो 10% हैं वो वैसे वर्गों के लिए निकलेंगे जो कि आरक्षित तो नहीं है बट वो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग हैं, उन्हें इन 10% में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यह जो है वह 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 17वां अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। यह कहता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा, भारत का कोई नागरिक जो है वो विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा कहता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है
राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगर भारत का नागरिक वो नहीं है और राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो भी जो है वो विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है तब तक जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति न दे दे। चौथा क्लॉज कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट या उपलब्धि का पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन किसी विश्वास या लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से जो है वो कोई भेंट या उपलब्धि भी धारण नहीं कर सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे सहमति प्रदान नहीं करे। धन्यवाद।